अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, लर्नर्स एंड एस्पायरेंट्स। आज के हमारे लेक्चर में हम रेन एंड मार्टिन हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन के चैप्टर नंबर 4 को डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर नंबर 4 का ये दूसरा लेक्चर होगा और इस लेक्चर में हम नाउन को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम जो लेक्चर अपना रिकॉर्ड कर चुके हैं उसमें हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच का इंट्रोडक्शन पढ़ा था और चूँकि ये चैप्टर नंबर 4 इस बुक में जो चैप्टर नंबर 4 मौजूद है, ये पूरा का पूरा चैप्टर पार्ट्स ऑफ स्पीच का इंट्रोडक्शन है। इसमें कोई इतनी ज़्यादा डिटेल्स वगैरह नहीं दी गई पार्ट्स ऑफ स्पीच के हवाले से, यानी कि इसकी काइंड्स वगैरह को डिफ़ाइन नहीं किया गया। यानी कि हर पार्ट ऑफ स्पीच को जब हम उठाएंगे नाउन या फिर एडजेक्टिव वगैरह को, तो उसकी काइंड्स को इस चैप्टर में डिफ़ाइन नहीं किया गया। इसके फर्दर अलग से चैप्टर्स जो है रेन एंड मार्टिन डिफ़ाइन करते हैं, उनको भी हम अगले अपने आने वाले लेक्चर्स में डिफ़ाइन करेंगे और डिटेल में उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। उससे पहले जो इस लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं वो जस्ट हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं और उसमें हर पार्ट्स ऑफ स्पीच के हर वर्ड का, यानी कि नाउन, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन का थोड़ा थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन ले रहे हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि हमारे लेक्चर देने का तरीका क्या होता है, यानी कि हम अपना लेक्चर किस तरीके से डिलीवर करते हैं। उसको हम अपने लेक्चर को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हम अपने लेक्चर में ट्रांसलेशन करते हैं और इस ट्रांसलेशन के बाद हम इसके स्ट्रक्चर को डिफ़ाइन करते हैं, यानी कि जो भी सेंटेंसेस वगैरह होते हैं उनके स्ट्रक्चर को डिफ़ाइन करने के बाद उसके बाद हम इसको अपने तौर पर समझने की कोशिश करते हैं। और ऐसा क्यों है? ट्रांसलेशन करने का मकसद ये होता है कि जो नए स्टूडेंट्स हैं, एस्पायरेंट्स हैं, लर्नर्स हैं, वो अक्सर ऐसा होता है कि रेन एंड मार्टिन हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन जब बुक पढ़ते हैं तो उन्हें बहुत सी मुश्किलात पेश आती हैं और वो इसको छोड़ देते हैं। और क्योंकि वो इसके सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर नहीं समझ पाते या इसकी लैंग्वेज नहीं समझ पाते, तो इस वजह से हम इसको ट्रांसलेट करते हैं और इसका स्ट्रक्चर पर ख़ास तौर पर तवज्जो देकर समझाने की कोशिश करते हैं और फिर उसके बाद हम अपने तौर पर अपनी तरफ से मिसालें देकर इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो चलते हैं हम अपने लेक्चर की जानिब। सबसे पहले देखें, स्क्रीन पर मौजूद है आपके पास सामने चैप्टर नंबर 4। इसका इंट्रोडक्शन तो हम पहले पढ़ चुके थे। इसका चैप्टर नंबर 4 के फर्स्ट लेक्चर में आप देख सकते हैं हमारा इंट्रोडक्शन। हम इसका इंट्रोडक्शन हमने किस तरीके से इसको डिफ़ाइन करने की कोशिश की थी। तो आज हम चलते हैं, आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के फर्स्ट क्लास यानी कि फर्स्ट काइंड की तरफ चलते हैं और वो है नाउन। तो सबसे पहले हम इसकी ट्रांसलेशन कर लेते हैं इसके सेंटेंसेस की, उसके बाद हम इसका स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले ट्रांसलेशन करते हैं। तो देखते हैं, पॉइंट नंबर 9 आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा और इसमें देखें, कहता है कि अ नाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। ये कहता है कि एक नाउन यानी कि एक इसम, एक नाम, एक लफ्ज़ है जो चीज़, जगह या शख्स के नाम के तौर पर इस्तेमाल होता है। अब आगे एक वर्ड इस्तेमाल करता है एज, यानी कि जैसे कि अकबर वॉज अ ग्रेट किंग। अकबर एक बड़ा बादशाह था या अजीम बादशाह था। अकबर वॉज अ ग्रेट किंग, इसमें अकबर यानी कि इस सेंटेंस में अकबर और किंग 2 वर्ड हैं जो कि ये नाउन है। इसी तरीके से नीचे ये सेंटेंस इस्तेमाल करता है, कोलकाता इज़ ऑन द हुगली। अब हुगली इधर पर क्या है? ये एक रिवर का नाम है और कोलकाता इज़ ऑन द हुगली यानी कि कोलकाता हुगली पर वाक़ है। और इसका जो अब प्रिंटेड वर्जन जो अब नया देखेंगे तो उसमें ये सेंटेंस कुछ इस तरीके से लिखा होगा, कोलकाता इज़ ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर हुगली, यानी कि कोलकाता रिवर हुगली के किनारे पर वाक़ है। द रोज स्मेल्स स्वीट, गुलाब का फूल अच्छी खुशबू देता है। द सन शाइन्स ब्राइट, सूरज चमकता है। हिज करेज वन हिम ऑनर, उसके हौसले ने उसे इज्जत दिलवाई। इसी तरीके से नीचे एक नोट लिखा हुआ है, इस नोट का ताल्लुक भी नाउन से ही है और इसमें ये जो इसने वर्ड ऊपर जिक्र किया है थिंग, जिसमें ये बोलता है कि अ नाउन इज़ अ वर्ड यूज एज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, इसमें जो वर्ड थिंग इस्तेमाल किया है इसने, उसको ये इधर पर हमें डिफ़ाइन करता है मज़ीद कि ये थिंग आखिर है क्या।
तो ये बोलता है कि नोट, यानी कि इसको तवज्जो करें, इस पर तवज्जो करें। द वर्ड थिंग इंक्लूड्स, लफ्ज थिंग शामिल करता है। नंबर 1 ये कहता है ऑल ऑब्जेक्ट्स दैट वी कैन सी, हियर, टेस्ट, टच और स्मेल, वो तमाम अशिया या वो तमाम चीज़ें जिन्हें हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, चख सकते हैं, छू सकते हैं और सूंघ सकते हैं। और समथिंग दैट वी कैन थिंक ऑफ, और कोई चीज़ जिसके मुतालिक हम सोच सकते हैं, बट लेकिन कैन नॉट परसीव बाय द सेंसेस, लेकिन सेंसेस के थ्रू उसे समझ नहीं सकते। अब इसका स्ट्रक्चर समझ लें आप। हमने इसकी ट्रांसलेशन कर दी है फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ न्यू एस्पायरेंट्स, लर्नर्स एंड स्टूडेंट्स। नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इट्स स्ट्रक्चर, especially the structure of the sentences or statement. अभी कहता है कि a noun is a word used as the name of a person, place or thing. अब इसमें देखें सबसे पहले ये नाउन, यहाँ तक थिंग तक देखें, इसमें इसने पर्सन के बाद एक कॉमा इस्तेमाल किया है, ये निशानी इस्तेमाल कर रहा है। पर्सन के बाद जो निशानी लगी हुई है कॉमा है, प्लेस के बाद ये क्या है, कॉमा है, और कहकर ये थिंग बोलता है। यानी कि इसके अंदर इसने 3 चीज़ों को डिवाइड किया है, अलग अलग बताता है। लेकिन नाम है किस चीज़ का, पर्सन का है, प्लेस का और थिंग का। अच्छा जी, थिंग के बाद जो ये एक लगाता है सेमीकोलन। अब इस सेमीकोलन का यूज़ क्या है इधर पर, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज को, यानी कि सेंटेंस एक ही देखें किंग पर ये सेंटेंस पूरा ख़त्म हो रहा है, लेकिन उससे पहले इसने सेंटेंस के एक मेन पार्ट को अलग कर दिया है दूसरे मेन पार्ट से, और ये जो है इंडिपेंडेंट पार्ट है दोनों, यानी कि एक दूसरे से अगर हम इसको फुल स्टॉप लगाकर अगर अलग अलग भी करें तो ये कर सकता है। लेकिन इसने ये क्या किया है कि इसने इधर पर अपना इस सेंटेंस को डिवाइड नहीं किया फुल स्टॉप के ज़रिए, बल्कि इसने एक ही सेंटेंस में पूरे सेंटेंस को डिफाइन करने की कोशिश की है, और इसने सेमीकोलन का इस्तेमाल किया है। यानी कि फुल स्टॉप को इसने अवॉइड करके दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज को, यानी कि एक सेंटेंस के 2 मेन पार्ट्स को आपस में मिला दिया है। यानी कि ये 2 मेन पार्ट्स वो हैं जो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते, बल्कि अलग अलग भी सेंटेंस इसके बन सकते हैं। ऐसा कोई सेंटेंस नहीं है जो दूसरे सेंटेंस पर डिपेंड करे, तो इस वजह से इसने इधर पर सेमीकोलन का इधर इस्तेमाल किया है। और उसके बाद ये एज का वर्ड इस्तेमाल करता है, उसके बाद एक कॉमा। एज का वर्ड इस्तेमाल करता है तो क्यों करता है, ये एज से मुराद इसका है फॉर एग्जाम्पल, और फॉर एग्जाम्पल ये लिखने के बाद फिर आगे अपना डिफाइन करता है सेंटेंस को, यानी कि एक एग्जाम्पल देता है हमें, अकबर वॉज अ ग्रेट किंग। तो ये तो था इसका स्ट्रक्चर इस सेंटेंस का, जिसे हम समझने की कोशिश की हमने। और इसी स्ट्रक्चर की वजह से बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जो इस रेन मार्टिन की लैंग्वेज को समझ नहीं पाते, और वो बहुत जल्द फेडअप हो जाते हैं और इस बुक को छोड़ देते हैं और फिर समझने की कोशिश नहीं करते। अब हम चलते हैं अपने तीसरे स्टेप की तरफ अपने लेक्चर के। हम अब जो हमारा काम शुरू होता है वो तीसरा स्टेप ये है कि अब हम इसे अपने तौर पर समझने की कोशिश करेंगे। अभी सबसे पहले देखें, इसने हमें समझाने की कोशिश की है, अ नाउन इज़ अ वर्ड। जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिफाइन करने की कोशिश करेगा उसमें ये कॉमन इस्तेमाल वर्ड कॉमन जो है ना स्टेटमेंट इस्तेमाल करेगा, जैसे फॉर एग्जांपल एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड, अ नाउन इज़ अ वर्ड, और एन प्रोनाउन इज़ अ वर्ड वगैरह ईटीसी। इस तरीके से जो भी ये इस्तेमाल कर रहेगा। पहले भी डिस्कस कर चुके थे अपने पहले लेक्चर में कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कोई ऐसी बला नहीं है जिसे हम समझ ना पाएँ। अक्सर स्टूडेंट्स के जहन में ये होता है पता नहीं न जाने क्या चीज़ें हैं जिसे हम समझ नहीं पाते, या समझने वाली चीज़ें नहीं हैं, और फिर उसकी जो है ना वो डेफिनेशंस में उलझ कर रह जाते हैं। असल में पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हैं, ये वर्ड्स हैं, और इन्हीं वर्ड्स को जो हम अपनी सेंटेंसेस में इस्तेमाल करते हैं, हम अपनी बातों में इस्तेमाल करते हैं। हर वर्ड से मिलकर जो सेंटेंस बनता है, उन हर सेंटेंस के अंदर जितने भी वर्ड्स होते हैं उन वर्ड्स का अलग अलग नाम रख दिया गया है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इसके आम तौर पर मिसाल लेने की कोशिश करें, जैसे दुनिया में हम बोलें कि भाई बहुत सारे इंसान हैं। अब हर शख्स को हम इंसान भी बोलते हैं, लेकिन हर शख्स को इंसान के तौर पर भी जानते हैं और उसके अलग से नाम के तौर पर भी जानते हैं।
तो इसी तरीके से पार्ट्स ऑफ स्पीच में जब हम लैंग्वेज में आते हैं तो लैंग्वेज में हम देखते हैं कि लैंग्वेज ज़ाहिर है वर्ड से मिलकर बनती है, यानी कि वर्ड्स अगर आपके पास नहीं है तो इसका मतलब है आपके पास लैंग्वेज ही नहीं है। साउंड्स के थ्रू भी वो साउंड्स अगर बचते हैं तो बाकी वो कम्युनिकेशन रह जाती है, लेकिन वर्ड्स होंगे तो वो पूरी लैंग्वेज आपको मतलब वो लैंग्वेज की एक सूरत इख्तियार कर लेती है। अच्छा जी, अब चलते हैं हम इसकी जानिब। तो सबसे पहले ये बोलता है नाउन इज़ अ वर्ड। नाउन जो है क्या है, एक लफ्ज़ है। नाउन कोई भी एक लफ्ज़ है। अब वो कोई भी एक लफ्ज़ से मुराद ये है कि नाउन जो है एक नेमिंग वर्ड है, यानी कि वो लफ्ज़ जिसके थ्रू हम ये समझते हैं कि किसी चीज़ का नाम है या किसी शख्स का नाम है या किसी जगह वगैरह का नाम है। तो सिंपली यानी कि आसान लफ्ज़ों में हम ये समझते हैं कि नाउन का मतलब जो है वो क्या है, नाउन का मतलब है नेम, और इस नेम को हम उर्दू में बोलते हैं नाम, और दूसरे अगर अच्छी उर्दू में हम कहना चाहें तो इसको बोलते हैं इसम। यानी कि ग्रामर की ज़बान में जब हम जाते हैं उसमें देखते हैं, और अच्छी उर्दू में जब हम बोलते हैं तो फिर उसको कहते हैं इसम। तो नाउन किसी भी शख्स, किसी भी चीज़ वगैरह का नाम है। मिसाल के तौर पर कोई शख्स है हमारे सामने, फॉर एग्ज़ाम्पल एक शख्स है, उसका नाम है शहीर। अब ये शहीर वर्ड जो है ये किसी शख्स का नाम है या किसी लड़के का नाम है। इसी तरीके से हम बोलते हैं कि हमारा मुल्क पाकिस्तान। अब इस सेंटेंस में मुल्क जो लफ्ज़ है वो भी किसी मतलब एक एरिया को नाम दे दिया गया है, यानी कि ज्योग्राफिकल एरिया है उसको हम कहते हैं कि मुल्क है। अब उस ज्योग्राफिकल एरिया को एक कॉमन नाम दे दिया गया है, मुल्क है, और उस मुल्क का पर्टिकुलर नाम क्या है, वो है पाकिस्तान। तो इस तरीके से किसी भी शख्स, किसी भी जगह, किसी भी थिंग का नाम या किसी भी चीज़ का नाम जो है वो नाउन कहलाता है। यानी कि अब हम ये देख सकते हैं कि नाउन जो है असल में ये ग्रामर की ज़बान में नेम की जगह पर इस्तेमाल होता है, यानी कि नेम के मुतबादिल के तौर पर ये वर्ड इस्तेमाल होता है, और इसको हम कहते हैं कि नाउन इज़ अ वर्ड। ओके, नाउन क्या है, एक लफ्ज़ है। अब इसकी जगह पर हम ये भी कह सकते हैं कि अ नेम इज़ अ वर्ड। ये भी आसान लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं, लेकिन चूँकि अब हम ग्रामर पढ़ रहे हैं तो ग्रामर में इसको हमको इस तरीके से समझ लेना चाहिए। तो बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में आप ये समझ लें कि भाई नाउन क्या है। आपसे कोई भी पूछे, आपसे कोई समझने की कोशिश करे या आपको खुद भी समझना हो तो आप ये समझ लें कि नाउन नाम है, यानी कि कोई किसी भी चीज़ का नाम है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी शख्स से बात करते हैं, उसको ये तो नहीं कह सकते व्हाट इज़ योर नाउन, ये नहीं कह सकते। वो हम अपनी आम लैंग्वेज में उससे कहेंगे व्हाट इज़ योर नेम। तो इस तरीके से ये ग्रामर की लैंग्वेज में ही इस्तेमाल होता है नाउन। ये आम लैंग्वेज में यानी कि बोलने में इस्तेमाल नहीं होगा, ये पूछने में किसी का नाम। तो उस तरीके से इस्तेमाल नहीं हो सकता। ये ग्रामर में जब हम पढ़ते हैं तो ग्रामर में ये इस्तेमाल होता है, उसका मतलब हो जाता है नाउन। ये बार-बार मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि ताकि आपके ज़हन में ये बैठ जाए कि मतलब नाउन का मतलब ही नेम है, और आसानी से हम चीज़ों को समझ सकें। अब देखें इधर पर इसने सेंटेंस इस्तेमाल किया था कोलकाता इज़ ऑन द हुगली। अब हुगली भी इधर पर एक नाउन है, और कोलकाता भी। कोलकाता किसी शहर का नाम है, और हुगली जो है किसी दरिया का नाम है। इसी तरीके से द रोज़, अब रोज़ जो है गुलाब के फूल का नाम है। अब फूल ज़ाहिर है कोई चीज़ है, तो उस चीज़ का नाम रख दिया गया, भाई क्या है भाई, रोज़। इसी तरीके से नीचे है सन, ये भी कोई अल्लाह ताला की बनाई हुई कोई चीज़ है, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट का नाम क्या रख दिया गया, सन। इसी तरीके से नीचे हिज करेज वन हिम ऑनर। अब इसमें दो वर्ड्स हैं, करेज और ऑनर। करेज मतलब हौसला, ऑनर मतलब ये क्या हो गया, इज्जत। अब ये दो नाउन हैं। अब ये दो नाउन हमें इधर पर ये समझने की कोशिश करनी पड़ेगी कि ये दो नाउन तो हैं, यानी कि किसी चीज़ के नाम तो हैं, लेकिन ये चीज़ें हमारे एहसासात के अंदर मौजूद हैं। करेज और ऑनर, यानी कि इज़्ज़त को हम देख नहीं सकते, इज़्ज़त को हम छू नहीं सकते, इज़्ज़त को हम सूंघ नहीं सकते, इज़्ज़त को हम मतलब टेस्ट नहीं कर सकते, और इज़्ज़त को हम सुन नहीं सकते। लेकिन इज़्ज़त को और करेज यानी कि हौसले को हम समझ सकते हैं अपने सेंस के थ्रू, सेंस के बोल रहा हूँ, थिंकिंग के ज़रिए। अपने हमारे माइंड में ये चीज़ होती है कि भाई ये चीज़ जो है इसको ये ऑनर है, इस चीज़, इस शख्स का, या इस शख्स का ये हौसला है। उसके बेशक हम एक्शंस को देखकर ही समझते हैं, लेकिन उसकी कोई बज़ाहिर कोई ऐसी चीज़ या ऐसी कोई शेप नहीं है जिसको हम ये कह सकें कि सामने हमारे पड़ी हुई हम उठाकर किसी को दे दें कि लो ये ऑनर है, लो ये करेज है, इसको आप जो है ना अपने पास रख लें, आपको करेज मिल गई। हाँ, उसका सैंबल ज़रूर हो सकता है। उसको फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी को ऑनर दे रहे हैं, ऑनर के तौर पर आपने कोई मेडल किसी को दिया है, तो वो मेडल एक
अलग से किसी चीज़ मेटल का बना है वो अलग चीज़ है, वो ऑनर के तौर पर दिया है, वो ऑनर नहीं है। ऑनर वो है जो आपने आपके दिल में किसी शख्स के लिए थी, इज़्ज़त थी, जो आपने उसको समझा। तो इसलिए इसने नीचे डिफ़ाइन करने की यही कोशिश की है। देखिए नोट में यही कहता है कि द वर्ड थिंग इंक्लूड ऑल ऑब्जेक्ट्स दैट वी कैन सी, हियर, टेस्ट, टच और स्मेल। यानी कि तमाम वो चीज़ें इंक्लूड होती हैं थिंग में, वो तमाम चीज़ें आ जाती हैं जिसे हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, चख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं और उससे सूंघ भी सकते हैं। और फिर समथिंग दैट वी कैन थिंक ऑफ, और वो चीज़ जिसके हम मुतालिक सोच सकते हैं, लेकिन उसे हम अपने यानी कि सेंस 5 सेंसेस जो हमारे हैं उनके थ्रू हम उसको परसीव नहीं कर सकते, उन्हें उसे मतलब समझ नहीं सकते। तो इस तरीके से इसने जो है ना हमें डिफ़ाइन करने की कोशिश की है। तो अब हम चलते हैं अपने कंक्लूजन की तरफ। सबसे पहले हमने पढ़ा था इसका इसकी ट्रांसलेशन के बाद हमने इसका स्ट्रक्चर समझने की कोशिश की, स्ट्रक्चर समझने के बाद इसे हमने अपने तौर पर समझने की कोशिश की। और हमने ये देखा कि यानी इसमें हमने समझने की कोशिश की कि नाउन है क्या, तो नाउन के मुतालिक हमने ये भी देख लिया और इसके सेंटेंसेस में एग्जांपल को भी समझने की कोशिश की। और आखिर में हमने ये भी समझ लिया कि नाउन असल में है क्या, तो ये किसी भी चीज़ वगैरह का नाम हो सकता है। और नाउन वर्ड जो है नाउन, इसका मतलब ही नेम है, और जिसको उर्दू में हम कहते हैं नाम या फिर इसम। तो इसको मुख्तसर करके हम ये भी समझ सकते हैं कि नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड। ये आम सी जो है एक आपके सामने ये डेफिनेशन है इसकी, जो आपको स्कूल्स वगैरह में भी समझाई गई होगी। तो मज़ीद इसके ऊपर जो है हम डिस्कस करेंगे अपने लेक्चर में, जब इस चैप्टर को हम डिटेल में पढ़ेंगे।